Hello everyone, this is Radhika and I welcome you all to Chapter Hunt. In today's session, we will continue question and answers of History Chapter 3, the Delhi Sultans. Now, Delhi is a very small city within India, but there were many Delhi Sultans who were able to expand their control beyond Delhi. So, the next topic is about such expansions. Now, before proceeding, let's understand few terms. Now, the first word you'll come through these question and answers is the hinterland. Now, what do you mean by hinterland? A hinterland, it means a land adjacent to a city or a port that supplies it with goods and services. जैसे for example say for Kolkata. Now Kolkata is an important port और इसके आसपास जो भी states हैं जैसे पंजाब, यूपी, हरियाणा, से मध्य प्रदेश, then Rajasthan, they all are supplied goods through Kolkata port. So all these states are hinterland to Kolkata port. Now there will be one more term which will you be coming through all these questions that says garrison town. अब garrison town का मतलब क्या होता है? It means a fortified settlement with soldiers. Now सिंपल वर्ड्स में अगर इसको बोले तो एक किला जो कि सैनिक बोलो या सोल्जर से प्रोटेक्ट किया गया है, सुरक्षित किया गया है. नाउ अब ये टर्म समझने के बाद नाउ विल मूव फॉरवर्ड. नाउ द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस part says, why did the Delhi Sultans not expand their frontiers in the earlier phase of their rules? Now first we'll read the answer, फिर हम इसको समझते हैं. The controls of Delhi Sultans during 13th century generally was not beyond fortified garrison towns. They depended mainly upon trade, tribute, or plunder for supplies without moving the hinterland of the cities. To control garrison towns from Delhi that were far off, like Bengal and Sindh, was extremely difficult. Rebellion, war, bad weather could snap fragile communication routes to these farther places. Now, Delhi Sultan's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of Sultan's weakness. The Sultanate barely survived these challenges. Now, क्या होता है like initially जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो अपने किले तक ही सीमित थे और थोड़ा बहुत ही उसके आसपास के एरिया को कंट्रोल करते थे. एंड दिस एरिया वाज प्रोटेक्टेड बाय सोल्जर्स. ओके, नो सारा भी एरिया जहाँ से भी गुड्स आते थे सुल्तान वो कंट्रोल नहीं करते थे. उनको सारा सामान कैसे मिल जाता था? क्या लिखा है? ट्रेड, ट्रिब्यूट, प्लंडर. क्या मतलब हुआ इसका? लाइक उनको कहाँ से मिलता था ये सारा सामान? खरीदना नहीं पड़ता था ज़्यादातर उनको, कोई उन्हें गिफ्ट दे जाता था या वो चोरी करना पड़ता था. अब दिल्ली के जो दूर के एरियाज़ हैं उनको कंट्रोल तो उन्होंने कर लिया था, बट उसको कंट्रोल को मेंटेन करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट. लाइक बंगाल या सिंध, मतलब जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज दे वर फार ऑफ फ्रॉम दिल्ली. तो दिल्ली से इनको कंट्रोल करना वाज रियली डिफ़िकल्ट. तो इसीलिए जो जो एरियाज़ कंट्रोल करे गए थे और जो चैलेंजेस आ रहे थे दिल्ली सुल्तान्स को मंगोल के इन्वेजन से भी, जो सुल्तान्स थे वो उसको सर्वाइव इन चैलेंजेस को नहीं कर पा रहे थे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द टेरिटरीज ऑफ दिल्ली सल्तनत एक्सपैंड फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर? अब आप बताओ कि जो गैरिसन टाउन से एम्पायर तक इनका जो दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ? इसको हम लोग दो इन्वेजन्स में पढ़ेंगे, दो टाइप. फर्स्ट इन्वेजन आपका समझेंगे हम इंटरनल फर्स्ट एक्सपेंशन, सेकेंड एक्सपेंशन. फर्स्ट एक्सपेंशन बताएगा आपको इसका जो इंटीरियर या इंटरनल फ्रंटियर, और जो सेकेंड वाला बताएगा वो होगा एक्सटर्नल फ्रंटियर. Now, Delhi Sultanate expanded during the reigns of Ghiyasuddin Balban, अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक. मतलब जो एक्सपेंशन हुआ वो मेजरली किसके अंडर हुआ? घियासुद्दीन बलबन, हु बिलोंग टू द मंगलूक डायनेस्टी, एंड देन अलाउद्दीन खलजी, एंड देन फाइनली मोहम्मद तुगलक. नाउ एक्सपेंशन क्या हुआ?
इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्रंटियर। इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि इनिशियली जो सुल्तान्स थे वो एक्सपैंड कर रहे थे अराउंड दिल्ली, और एक्सटर्नल में मतलब हुआ कि रूलर्स ट्राई टू एक्सपैंड इन एरियाज बियॉन्ड दिल्ली. Now, first expansion. The first set of campaign along the interior frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison town. किले के आसपास का जो भी एरिया थे, जो भी वहाँ पे गुड्स सप्लाई करते थे, उन एरियाज़ को कंट्रोल करना, उसको मतलब कंसोलिडेट का मतलब आपके जो आसपास के एरियाज़ हैं उनको कंट्रोल करना ही उनका एम था. द फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डूब एंड हंटर गैदरर्स एंड पास्टोरेट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट. मतलब जंगल खाली कराए गए. पैस्टोरलिस्ट मतलब जो कि चरवाहे होते हैं, जो कि जानवर चराते हैं. हंटर्स वर रिमूव्ड. ये सब इन सबको वहाँ से खाली करके वो जगह खाली कराई गई. नाउ दीज लैंड्स वर गिवन टू पेजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वाज एनकरेज्ड. न्यू फोर्ट्रेसेस एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड. मतलब ये लैंड कल्टीवेशन में आ गया और इस तरह से आपका जो इनका एग्रीकल्चर को इनकरेज करा गया. अब इसका सेकेंड एक्सपेंशन क्या हुआ? द सेकेंड एक्सपेंशन occurred along the exterior frontiers of the Sultan. मतलब they tried to expand much beyond Delhi. Military expeditions into southern India started during Alauddin Khalji's rule and it culminated with Muhammad Tughlaq. मतलब अब जो है साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खलजी ने स्टार्ट कर दिया इन्वेजन्स करना, अपना टेरिटरी को एक्सपैंड करना. ऐसे ही मोहम्मद तुगलक ने भी. सो सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रेशियस मेटल्स इन देयर कैंपेन्स. बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन, द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. They defeated rival armies and seized their cities. उनको कैप्चर कर लिया उनके सिटीज़ को अपने राइवल्स को हरा के. The Sultanate collected taxes from peasantry and dispensed justice in its reign. अब इस तरह से इन्होंने सारा अपना जो मोहम्मद खलजी है, आपने अलाउद्दीन खलजी ने अपना अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, इन सब ने क्या किया? बाय द एंड ऑफ द तुगलक्स रेन इनका एम्पायर इट ग्रेजुअली एक्सपैंडेड बियॉन्ड दिल्ली ऑल्सो. Okay, now the next question says, what is called a masjid and how is it used? A mosque is called a masjid in Arabic. Literally, it is a place where a Muslim prostrates in reverence to Allah. जहाँ पे मुस्लिम्स अपनी प्रेयर्स को कंडक्ट करते हैं, उस जगह को हम मस्जिद बोलते हैं. In a congregational mosque, Muslims read their prayers, नमाज together. Congregational mosque में क्या होता है? मुस्लिम्स इकट्ठे बैठ के नमाज पढ़ते हैं. नमाज मतलब जो मुस्लिम्स अपनी प्रेयर को रीड करते हैं उनको नमाज बोला जाता है. मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नड मेल एज देयर लीडर और इमाम फॉर द रिचुअल्स ऑफ द प्रेयर. अब क्या करते हैं ये लोग? जो उनके अपने मेंबर्स में से जो कि रिस्पेक्टेड और एजुकेटेड होता है लीडर, उनको एक लीडर बनाते हैं. और लीडर को क्या बोला जाता है? इमाम, जो कि आपका जो उनका जो भी प्रेयर्स का रिचुअल्स है उनको कंडक्ट करता है. ही ऑल्सो डिलीवर्स द सर्मन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर. ये सारे आपको वर्ड्स, आपकी जो मीनिंग्स हैं, ये आपको वन वर्ड में, MCQs में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं. सो करेक्ट, इसको छोटे छोटे आंसर्स को भी ध्यान में रखना है. ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का. जब मुस्लिम्स प्रे करते हैं तो वो कहाँ पे फेस करते हैं? मक्का की तरफ. और इंडिया में मक्का कहाँ पे है? वेस्ट में. तो इसलिए जब ये इंडिया में प्रेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम जो है वेस्ट की तरफ प्रेयर कर रहे, वेस्ट की तरफ खड़े हैं, बिकॉज दे स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स मक्का. और दिस इज़ कॉल्ड, एंड इसको क्या बोला जाता है? किबला. तो छोटे छोटे वर्ड जैसे व्हाट इज़ मस्जिद, व्हाट इज़ अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, नमाज का मतलब क्या होता है, खुतबा क्या होता है, किबला क्या होता है, इस बड़े क्वेश्चन में से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो व्हाइल लर्निंग दिस क्वेश्चन. Now we come to our next question. Explain the contribution of Delhi Sultans in building different masjids. Now, the Delhi Sultans built several mosques in cities all over the subcontinent. Delhi Sultans ने बहुत सारे mosque बनाए. They wanted to show themselves as protectors of Islam and Muslims. मतलब actually जो था, what was the idea? The idea was to spread the religion and have that
community feeling. Now, mosques also help to create the sense of a community of believers who shared a common code of conduct and belief. It was necessary to reinforce this idea of community because Muslims came from a variety of background. तो मतलब मॉस्क बना के दिखाते थे वो कि वे इस्लाम धर्म और मुसलमान के प्रोटेक्टर्स हैं. अब ये जो आपके लास्ट पॉइंट है इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. कौन सा जो मॉस्क है वो किसने बनाया? लाइक Quwwatul Islam was built by Qutbuddin Aibak and Iltutmish. Muhammad Tughlaq constructed Begumpuri Mosque and Mood ki Masjid was built by a minister of Sikandar Lodi. ऐसे ही Mosque of Jamli Kamali was also built in the late 1520s. तो जो लास्ट वाला है इसमें से आप शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. Just remember all these things. Now with this we come to our next question, which says, how was the administration consolidated under Delhi Sultanate? Now इसका मतलब क्या हुआ? देखो एरिया पे तो कब्जा करना या किंगडम को एक्सपैंड करना ही सब कुछ नहीं होता है. उस एक्सपैंडेड एरिया को चलाना, उसको रूल करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन. The early kings of Delhi Sultanate, especially Iltutmish, appointed their special slaves for military service called Bandagan in Persian to consolidate their kingdom. The slaves were carefully trained and they were totally dependent upon their master and were trustworthy to Sultan. अब बंदगन का मतलब क्या हुआ? स्लेव्स जो कि परचेज करे जाते थे मिलिट्री सर्विस के लिए. अब हमने इसमें बोला कि टू कंसोलिडेट द किंगडम. कंसोलिडेट का मतलब साथ रखना. अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इनको ट्रेन किया and so that they can serve the sultans. The Khalji and Tughlaq continued to use Bangan and raised people of humble birth who were their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this created political instability. अब इन्होंने क्या किया था? तो खलजीज एंड तुगलक्स ने कंटिन्यू टू यूज बंदगन एंड रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ. हम्बल का बर्थ का मतलब हुआ जो कि गरीब फैमिलीज के थे, उनको वहाँ से उठा के स्लेव्स बना के इनको हाई पोस्ट तक पहुँचाया. इस वजह से बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो गई थी. Okay, the next says, how did Khaljis and Tughlaqs help the people of humble birth? How did it lead to instability in the Sultanate? अभी हमने बोला था कि political instability हुई थी. Now this question asks कैसे political instability हो गई थी. Now the Khaljis and the Tughlaqs raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability. अब हमने पढ़ लिया कि खलजी और तुगलक ने क्या किया, जो कि गरीब फैमिलीज़ के थे उनको वहाँ से स्लेव्स बनाकर और फिर उनको धीरे धीरे हाई पोस्ट पर पहुँचा दिया. क्लाइंट्स का मतलब हुआ समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर. अब प्रॉब्लम क्या हुई इससे? प्रॉब्लम हुई कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. नाउ स्लेव्स एंड क्लाइंट्स, द पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, were loyal to their masters and patrons but not to their heirs. New sultans had their own servants. As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobilities. The patronage of these humble people by the Delhi sultans shocked many elites, and the authors of Persian Tawarik criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices. अब यही प्रॉब्लम आई कि क्योंकि इन लोगों ने सिंपल हम्बल फैमिलीज़, गरीब मतलब सिंपल पुअर फैमिलीज से लोगों को उठा के स्लेव बना के उनको गवर्नर की पोजीशन तक पहुंचा दिया. और तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, लोगों को नहीं पसंद आ रहा था. ये प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो थे वो केवल अपने जो सुल्तान था ना उसी के लिए वो लॉयल वफादार होते थे. अब सुल्तान के जो बच्चे होते थे वो उनके लिए लॉयल्टी नहीं दिखाते थे. इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्योंकि पहला जो सुल्तान था वो अपने वफादार लोगों को रखना चाहता था, नया वाला उनको उठा के अपने रखना चाहता था. और जो रिच पीपल थे वो कहते थे कि उनके ही बच्चों को रखना चाहिए, इन हम्बल फैमिलीज़ या पुअर फैमिलीज़ के लोगों को नहीं रखना चाहिए. इस तरह से ये सारी इंस्टेबिलिटी आ गई. Now, what advice was given to the Delhi Sultans about the slaves? क्या the Delhi Sultans were advised? A slave whom one has brought up and promoted must be looked after. The kingdom needed a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave.
And wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. होता क्या था एक्चुअली, ये लोग बचपन में ही ना बच्चों को पकड़कर गुलाम बना लेते थे, फिर उनको ट्रेनिंग देते थे, फिर उनको ऊंचे पोस्ट पर पहुंचा दिया जाता था. तो एक मतलब स्लेव को एक तरह से उन्होंने पाला सिखाया, तो ये उनको लगता था ये क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि इतना जब उन्होंने उनको ध्यान रखा है बचपन से ही, तो वो अपने भी बेटे से ज़्यादा उनका साथ देंगे. Why did Barani criticize Sultan Muhammad Tughlaq? Ziauddin Barani, a mid-14th century chronicler, criticized Sultan for his loss of political judgment and incapacity to rule. He was not in the favor of certain administrative appointments made by Muhammad Tughlaq. अब ये जो इतिहासकार होते हैं, क्रॉनिकलर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो लिखते हैं, इसमें जो आपका ज़ियाउद्दीन बारनी था, वो समझता था कि जो बड़े घरों के लोगों के हैं उनके ही आगे बच्चों को या किसी को आपको अपॉइंट करना चाहिए. और मोहम्मद बिन तुगलक को तो वैसे भी पागल राजा बोला जाता था. वो कहता था कि इसने नौकरों को इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंचा दिया, तो इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन करना आता ही नहीं है, कि ये बड़ा इनकेपेबल रूलर है. गिव एन अकाउंट ऑफ इक्तदार और मुक्तीज़. The Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. These lands were called Iqta and their holders were called Iqtidar और Muktis. गवर्नर का मतलब क्या हुआ? जो कि हेड लैंड जो था वो इन मिलिट्री कमांडर्स को दे दिया जाता था. वो लैंड को बोलते थे इक्ता, जो जिसका साइज अलग अलग होता था, और जो इसका होल्डर था उसको इक्तदार बोला जाता था. Muktis led military campaigns and maintained law and order in their इक्तास. मुक्ति का क्या काम होता था कि राजा के लिए लड़ाई लड़ना और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना. In exchange of their military service, the Muktis collected the revenues of their assignments as salaries and they also paid their soldiers from these revenues. अब इसके बदले में क्या होता था कि वो लैंड से क्या करते थे ये लोग इक्तदार, ये अपना रेवेन्यू इकट्ठा करते थे और उसी से फिर वो सोल्जर्स को सैलरी भी दिया करते थे. Now the next question says, what were the steps taken to ensure that Muktis performed their duties? Why do you think that this may have wanted to defy the orders of the sultans? अब ये आता है कि क्या स्टेप्स दिए गए कि ये देखा जाए कि मुक्तीज़ जो हैं वो अपनी ड्यूटी सही से करें. The following steps were taken to ensure that Muktis performed their duties. क्या होता था? Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the Muktis. तो accountants appoint कर जाते थे ताकि देखें कि मुक्तीज़ जो है सही amount of revenue collect कर रहे हैं. Care was taken that Mukti collected only the taxes prescribed by the state. वैसे ये भी देखा जाता था कि मुक्ति वही टैक्स कलेक्ट करेंगे जो कि स्टेट ने बोला है करने के लिए. It was also taken care that he kept only the required number of soldiers. और ऐसा नहीं कितने भी soldiers रख लिए, और इसलिए पूरा proper care होता था कि जितना बोला गया है उतने ही soldiers वो रखे. Now what the second part of the question says, why do you think that they may have wanted to defy the orders? Defy का मतलब हमें लगता था कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि they must have openly refused to obey. क्यों? Because Muktis may have wanted to defy the orders of Sultan as there were harsh conditions of service which were rigorously imposed on them. Rigorously मतलब क्योंकि ये extremely tough, thorough, careful, इतना strictly adhere करना था उनको इन सब अपनी जो इनको स्टेप्स करते थे ये अपना ड्यूटीज़ करने के लिए. तो इसलिए बिसाइड्स देवर ऑफिसर्स वाज नॉट, ये तो इसलिए इतना ज़्यादा चेक रख रहे हैं, अकाउंटेंट्स भी रख रहे हैं, केयर कर देख रहे हैं कि टैक्सेस भी वही प्रिस्क्राइब हो रहे हैं और सोल्जर्स भी ज़्यादा नहीं रख सकते. सो इतना ज़्यादा चेक हो रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनको अपनी सारी चीज़ों को एडहेयर करना पड़ा है. सो दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उनको लगता होगा कि हम अपना जो है ये ऑर्डर्स को ओपनली रिफ्यूज़ कर दें. और भी का रीज़न था बिसाइड्स दिस, their office was not inheritable. वो inherit भी नहीं होता था उनका जो ऑफिस था. and sometimes they were assigned इक्तास for a short time span. बहुत थोड़े ही पीरियड के लिए उनको इक्तास दिए जाते थे. and that was also shifted regularly. so इतने सारी जब हमें दिख रहे हैं reasons, so we can say we think that the Muktis might have defied the orders of the sultans. The next question says, what kind of taxes were there during Delhi's Sultanate? 3 kinds of taxes were there during the Delhi Sultanate. These were Kharaj. Kharaj का था tax on cultivation and it was about 50% of the total produce of the land. And second था tax on cattle और tax on houses, जिन घरों पे रहते थे उसका भी tax लगता था.
collect करते थे सल्तनत. Now, so with this, we end today's session. Stay tuned to Chapter Hunt as I will be making one more video to complete the question and answers of this very interesting chapter. Please hit the subscribe button and also the notification bell to be notified every time I upload videos. I'll see you soon. Till then, take care. Bye-bye.